नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दिल्ली बम ब्लास्ट और दिल्ली को दहलाने की जो साजिश थी ना, वो एक तरह से हमास से मिलती जुलती है। जो इजराइल पर हमास ने हमला किया था ना, इसी तरह की साजिश रचेगी भारत के अंदर, भारत के कई शहरों में, खासकर दिल्ली को दहलाने की साजिश। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो उसने सब्सक्राइब भी कर ले। ये जो साजिश का जो खुलासा किया है ना, ये किया है डॉक्टर उमर का जो सहयोगी था दानिश, उसने एनआई के सामने। और ये बताया है कि उमर ने मेरे को इसमें शामिल किया था और उमर मुझे सुसाइड बम्बर बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके बाद सुसाइड बम्बर खुद डॉक्टर उमर बना है। और जिस तरह से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर अड्डारे पे हैं, जिसमें से 17 डॉक्टर गायब हैं, जो उन पर शक है कि ये इस आतंकी मॉडल का हिस्सा हो सकते हैं। और ईडी ने 16 घंटे सेल लगी हुई है इसकी जांच करने के लिए, जिसमें 9 सेल कंपनी पाई गई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जो कि फंडिंग करते थे और विदेशों से पैसा आता जाता था। और उसका जो मालिक है जावेद, उसको अरेस्ट कर लिया है ईडी ने। और एनआईए भी इसमें रोजाना इसकी नई नई परत खोल रही है, नए नए खुलासे कर रही है, जिसमें ज्यादातर जो हैं आतंकी हैं वो तो सभी पेशेवर हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और ये जो सारा खेल कर रहे हैं ना, ये है सीआईए की साइप एक तरह से। क्योंकि सीआईए का जो मामला चल रहा है ना, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और कई देशों में, टर्की में, सारे गए सीआईए है। और पाकिस्तान को साथ में ले रहा है एक तरह से सीआईए का। और पाकिस्तान का जैसे मोहम्मद ग्रुप है और आईएसआई है, ये मिलकर इस तरह की साजिश रचना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान की आदमी है ना तैयार करो। और पेशेवर अब की बार अनपढ़ नहीं है, टोटली के टोटली सब पेशेवर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और उनको तैयार किया गया हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए। और जो दानिश ने ये बताया कि भाई हमारा जो प्लान था वो ड्रोन तैयार करके, ज्यादा एक दो 200 से 300 ड्रोन एकदम से तैयार करेंगे और उनको मॉडिफाई करेंगे और वो हमला करेगा जिससे ज्यादा नुकसान होगा। यानी एकदम से काफी बड़ा जन नुकसान करने की इनकी वो थी। लेकिन ये धन्यवाद है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो वहां के अधिकारियों ने इनको समय रहते भाप लिया और इस पर जांच शुरू कर दी और इस खेल का पूरे का भांडा फोड़ कर दिया। उसके बाद जो हमारे कुछ नेता है ना, वो इनको बचाने में लग रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, ये हमले क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि हम आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खोल देते हैं, रात को बहस करते हैं और इन आतंकवादियों को बेल दे देते हैं। और दूसरा, जो कुछ नेता हैं वो इनका बचाव करते हैं, इस तरह बयान देने शुरू कर देते हैं। और ये घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक राजनीति को क्राइम से फ्री नहीं किया दिया जाएगा। हमारी जो संसद में कुछ सांसद बैठे हैं, वो खुद अपराध में लीन है, अपराधों में शामिल हैं और वो संसद में बैठते हैं, वो हमारे देश का फैसला करते हैं, हमारे देश का कानून बनाते हैं। और जब भी कोई घटना घटती है, कुछ आदमी अपना स्वार्थ साधने के लिए उन लोगों को बचाने में लग जाते हैं जो इस तरह का गलत काम करते हैं। और जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, भी लाल किले पर कश्मीर का मुद्दा गूंजा, इस तरह की बात उन्होंने बयान दिए हैं, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह के नेताओं को जेल में होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश की जो फ्रीडम है, बोलने की स्वतंत्रता है, ये इन घटनाओं को बंद नहीं होने देगी। क्योंकि कुछ लोग गलत काम करते हैं और कुछ उनके पीछे खड़े उनको बचाने के लिए। और जिस तरह से जो इमरान ने जो कहा था प्रधानमंत्री के बारे में भी, आप शब्द कहे थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब ये कह रहा है उमर के बारे में भी कि ये भटके हुए नौजवान हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं हमारे सांसद और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं।
और ये कर रहे हैं एक तरह से फ्रीडम के नाम पर, भी स्वतंत्र स्पीच के नाम पर, और इस तरह की हेट स्पीच देते हैं। लेकिन जो ये हेट स्पीच देते हैं, इनको लगाम लगाने के लिए हमारे देश में जो सिस्टम है वो एक तरह से फेल हो रहा है। जो देश हित की बात नहीं करे, देश को तोड़ने की बात करे, देश विरोध की बात करे, एजेंसी जो काम कर रहे हैं वो देश की भलाई के लिए काम कर रही है, एजेंसियों के खिलाफ जो बयान देते हैं, एजेंसियों पर जो दबाव बनाते हैं, उन लोगों पर लगाम लगानी जरूरी है। जब तक उन पर लगाम नहीं लगेगी ये घटनाएं रुकनी मुश्किल है, क्योंकि एजेंसियां तो पकड़ते अपना अच्छा काम करती हैं, लेकिन ये जो इस तरह के नेता है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए ये उन आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और इनके खिलाफ देश की जनता ने बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर नहीं बोले, हम चुप रहे, तो ये लोग इनको इसी तरह बचाते रहेंगे, ये घटनाएं इसी तरह से होती रहेंगी, क्योंकि जब तक लगाम नहीं लगेगी ना सही तरह से इनको, और जजों की भी जो जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, अब आप किस आधार पर आपने बेल दे दी और किस लिए बेल दे दी, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, जब जाके इस तरह ये घटनाएं रुकेंगी, नहीं तो ये घटनाएं रुकनी मुश्किल है। अब जो कई आदमी कह रहे हैं अगर भाई एक समुदाय के लोग नहीं, इसमें जो प्रियंका शर्मा थी उनका भी नाम आया था, उनसे पूछताछ की गई, जिसका नाम आया उससे पूछताछ करो, और मान लो पूछताछ करने के लिए उसको 2 दिन या 4 दिन एजेंसियां अपनी हिरासत में लेती हैं या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती हैं गिरफ्तारी के बाद, तो उसमें परेशानी क्या है? एक देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, एजेंसियां जिन लोगों को पकड़ती हैं, जिन लोगों को हिरासत में लेती हैं, जिनसे पूछताछ करती हैं, उनसे ढंग से पूछताछ नहीं करने दे रहे, और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं नेता, उसमें क्या होगा? उसमें एजेंसियों का मनोबल है वो गिरेगा, और एजेंसी अपना ढंग से काम कर नहीं पाएंगी। तो इन नेताओं को सबसे पहले तो जेल में ठूसने की जरूरत है, सीधी बात है ये है देशवासियों, क्योंकि ये कोई उनके रिश्तेदार थोड़े हैं, और इनके बयानों से तो ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी भी इस मामले में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम उन तक नहीं जाते। जैसे भी कोई घटना घटती है, इस तरह के जो लोग बयान देते हैं, सबसे पहले तो उनको जेल में ठूसना चाहिए, जब देश का समाधान होगा, जब ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो ये इतनी बड़ी साजिश है, मैं यहाँ आप सभी को बताना चाह रहा हूं, धीरे धीरे ये साजिश है, ये इतना बड़ा रूप लेगी। पहले तो कहते थे अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, लेकिन ये सब सोची साची समझी साजिश है, और इसमें एक विदेशी हाथ है देश को कमजोर करने के लिए, और पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह का अंजाम देना शुरू कर दिया। यानी कि जो रेडिकलाइजेशन है ये पढ़े लिखे जो लोग है ना उन तक पहुंच गया। और पहले तो आतंकवाद का रूप था बंदूक, ग्रेनेड, बम, अब रूप आ गया दूसरा। जैसे ये आतंकवादी मॉडल पकड़ा गया है, ये तो जहर बनाने की साजिश रच रहे थे, जहर को पानी में खाने मिला दो, ना बंदूक हाथ में है, और काफी लोगों की हत्या कर दो, इसमें देश में एक तरह से आतंक फैला दो, और सिद्ध सिद्ध इनका नाम आएगा ना, ये बच भी जाएंगे। मेन काम तो है ना कि देश में अशांति फैलाना और लोगों की हत्याएं करना, वो मकसद है। वो मकसद वो बंदूक ना उठा करके जो पढ़े लिखे लोग हैं ये जहर बनाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस विषय पे देश की जनता ने सोचने की जरूरत है, और एक बार देश की जो सरकार है ना उसने भी अब कठोर कदम उठाने की जरूरत है, और जिस जो जो इस तरह के लोग बोल रहे हैं ना उनका कच्चा कच्चा चिट्ठा भी खोलने की जरूरत है। जो इस तरह बोल रहे हैं उनके जितने पुराने मुकदमे पड़े हैं, पेंडिंग हैं, और मेरी यहाँ न्यायपालिका से भी प्रार्थना है कि जो जो इनके पास केस पेंडिंग पड़े जल्दी से जल्दी इनके निपटारा करके, जिसमें अगर सजा होती है उनको जेल में ठोको, अगर सजा नहीं होती तो उनको फ्री करो। लेकिन क्या है, हमारा जो सिस्टम है ना उसमें हमारी न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। कई कई साल से मुकदमे पड़े हैं, उनका समाधान ही नहीं कर रही। 2 दिन कोई घटना घटते है उसके बाद रोते हैं, मीडिया में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही डाक के 3 पात हो जाते हैं। और यही कारण है कि ये इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही, और जो नए नए पढ़े लिखे बच्चे भी हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, इस तरह का अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह से जो ये बयान दे रहे हैं हमारे नेता, वो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं बयान दे करके, क्योंकि जो आदमी इस तरह काम करता है उसको बचाने के लिए जब नेता खड़े होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री खड़े होंगे, तो वो क्यों डरेगा? वो फिर गलत काम करेगा और दूसरे साथियों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जिस तरह से डॉक्टर उमर ने जो वीडियो दिया है, बनाया है, और अंग्रेजी में बना, बड़ी भोली वाली शक्ल बना के
उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो पढ़े लिखे लोग है ना उनको रेडिकलाइज किया जाए, और इस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला वीडियो है। और इन जो लोगों के जो परिवार वाले हैं और जो ये सहयोगी है, जो जानकार है, उनसे एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, उसके लिए फिर रोना शुरू कर देते हैं हमारे पीछे से जो इनको बचाने वाले नेता, इनके जो सहयोगी हैं। सबसे पहले उन सहयोगों को पकड़ के ठोकने की जरूरत है अंदर, और जब इनका समाधान हो सकता है। नहीं तो हम ये पिछले 30-40 साल से झेल रहे हैं इस आतंकवाद को, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हुआ। और समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें हमारा सिस्टम, हमारी जो सरकारों में बैठे लोग हैं, वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। जब तक कड़े नियम, कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे और तुरंत फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, जब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये जिनको एजेंसियां पकड़ती हैं, उनको छुड़वाने वाले पहले तैयार खड़े रहते हैं कोर्टों में, बड़े बड़े वकील पहुंच जाते हैं कोर्टों में, और जज साहब भी उनको बेल दे देते हैं। मेरी यहाँ बड़े बड़े वकीलों से भी और तमाम न्यायाधीशों भी से भी अपील है, ये जो देश जिस तरह से जा रहा है ना, जिस दिशा में चल रहा है, उससे आप लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक दिन जो आप ये कर्म कर रहे हो ना, इनको छोड़ने के प्रति जो आपकी सद्भावना है, वो आपको भी लेके बैठेगी, इस देश को तो लेके बैठेगी, वो आपको भी लेके बैठ जाएगी। और हर आदमी ने अपना दायित्व तो सही तरह से निभाना चाहिए। एजेंसी हमारा जो हमारी है एजेंसियां, वो अपना दायित्व तो निभा रही है सही तरह से, लेकिन अब न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो छोटी छोटी नुक्ताचीनी निकाल करके इनको जो बेल देती है ना, उस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा न्यायपालिका ने। और जब इस आतंकवाद से निपटा जा सकता है, जब समाधान हो सकता है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत दूर तक है, इनमें कई देशों का हाथ है। धीरे धीरे सबका खुलासा हो जाएगा, और आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जो भी अपडेट आएगी भाइयों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।